नमस्कार साथियों, इस लाइव प्रोग्राम में जिसका विषय 21वीं सदी में सामाजिक न्याय का परिदृश्य है, मैं भारत पिछड़ा शोषित संगठन नई दिल्ली की ओर से सभी साथियों का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। परसों यानी कि 5 तारीख को कबीर की जयंती थी और जब सामाजिक न्याय की बात हो रही हो तो कबीर साहब की बात जरूर होती है। मैं भी उनकी एक पंक्ति से अपनी बात की शुरुआत करना चाहूँगा। कबीर ने कहा था अपने काव्य के बारे में कि यह जिन जानहु गीत है, यह निज ब्रह्म विचार। इसे कविता, गीत, साहित्य रचना, कला मत समझना। यह तो मैंने ब्रह्म के बारे में, जीवन के बारे में जो विचार किया है, बस उसी की प्रस्तुति है, लेखा जोखा है। उसी के तर्ज पर मैं भी आज ये कहना चाहूँगा कि सामाजिक न्याय किसी भी प्रकार की विद्वता या विशेषज्ञता का दावा मैं बिल्कुल नहीं करता। एक संविधान में विश्वास करने वाले न्याय पसंद आम नागरिक की तरह मैंने जो देखा सुना, आंखों देखा हाल है। कबीर भी आंखें देखी पर ही विश्वास करते थे। यह जो आंखें देखी है, मेरा अनुभव है, मैं आपके बीच उन अनुभवों को ही साझा करना चाहता हूँ और उसके माध्यम से मेरे मन में सामाजिक न्याय की स्थिति को लेकर जो बातें हैं, भावनाएं हैं, आपके साथ साझा करूंगा। साथियों, मेरे ये अनुभव का क्षेत्र विशेष करके हिंदी प्रदेश है। मेरे ख्याल से अब आवाज आ रही है साथियों, जरा संकेत देंगे। मेरे जो अनुभव का क्षेत्र है वह मूल रूप से हिंदी प्रदेश और हिंदी प्रदेश के विश्वविद्यालयों की है। मैं उन्हीं के माध्यम से अपनी बात जो हमने देखी सुनी है मैं रखना चाहूँगा मुख्य रूप से। साथियों, जब भी सामाजिक न्याय की बात होती है, मुझे लगता है कि इस मंच के द्वारा बहुत सारी बातें हुई होंगी, बहुत सारे विद्वानों ने अपने विचार व्यक्त किए होंगे। मैं विस्तृत विवरण की ओर नहीं जाऊंगा, केवल संकेत मात्र करते हुए अपने मंतव्य की ओर आऊंगा। मुख्य बात यह है कि जब भी हम सामाजिक न्याय की बात की शुरुआत करते हैं तो हम महात्मा बुद्ध से अपनी बात शुरू करते हैं। महात्मा बुद्ध से होते हुए, सिद्धनाथों से होते हुए हम भक्ति आंदोलन में कबीर, रैदास, दादू आदि तक आते हैं और फिर आज़ादी की लड़ाई के बाद स्वतंत्र भारत में आते आते हम महात्मा ज्योतिबा फूले, बाबा साहब अम्बेडकर की बातें करते हैं। हिंदी साहित्य के विद्वान, विद्यार्थी, अध्येता इसे जानते हैं कि ये दूसरी परंपरा के रूप में जाना जाता है। नामवर सिंह ने एक किताब लिखी थी, दूसरी परंपरा की खोज। उस दूसरी परंपरा के नाम से यह मूल जो ब्राह्मणवादी संस्कृति और उसकी परंपरा है,
उसके समानांतर एक दूसरी परंपरा चली जो सामाजिक न्याय की परंपरा थी। बाद में हिंदी में प्रोफेसर चौथीराम यादव जैसे आलोचक आए, उन पर मैंने किताब भी एक संपादित की है। वो बहुजन समाज के अधिकारों के लिए निरंतर आवाज़ उठाते हैं, उन पर एक पुस्तक भी संपादित की मैंने। तो वह दूसरी परंपरा के रूप में भी जानी जाती है। लेकिन अभी मैं एक विद्वान को सुन रहा था और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि दूसरी परंपरा वास्तव में वैकल्पिक परंपरा है। असल में जब हम वर्णाश्रम धर्मी परंपरा की बात करते हैं तो वह वर्णाश्रम धर्मी परंपरा से निकल कर के दूसरी परंपरा के बजाय उसके विकल्प के तौर पर अगर कोई परंपरा हम स्थापित करने का प्रयत्न या कोशिश करें तो वह ज़्यादा अच्छा लगता है। और आज भी हम उस वर्णाश्रम धर्मी परंपरा का, जो भारत में सामाजिक न्याय के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा है, उसका विकल्प ही तो ढूंढ रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि एक वैकल्पिक परंपरा हमें ढूंढनी है, हमें बनानी है, और वह इस सामाजिक न्याय के बाधा के रूप में आए हुए मनुवादी सांस्कृतिक परंपरा का एक ठोस विकल्प होगा, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। प्रोफेसर चौथीराम यादव और अन्य बहुत सारे सामाजिक न्याय को मानने और जानने वाले विद्वान ये घोषणा कर रहे हैं, बहुत दिनों से मैं देख रहा हूँ, उन्होंने घोषणा की है कि ये जो 20वीं शताब्दी थी, यह 20वीं शताब्दी मार्क्स और गांधी की थी, लेकिन जो 21वीं शताब्दी होगी भारत की, वह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सामाजिक न्याय की होगी। ये बहुत अच्छी बात है। हमें निरंतर आगे बढ़ना चाहिए, आगे की ओर देखना चाहिए, और जैसा कि मैंने कहा, एक वैकल्पिक व्यवस्था की खोज, जिसकी खोज आज तक हम सही ढंग से नहीं कर पाए हैं, उस वैकल्पिक व्यवस्था की खोज की दृष्टि में, रास्ते में बाबा साहब हमारे लिए बहुत बहुमूल्य हैं। तो 21वीं सदी बाबा साहब अंबेडकर की होगी। अच्छा, ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, ये बहुत प्रेरणास्पद भी लगता है, हमारे लिए मर्मस्पर्शी भी है, हमारी संवेदनाओं को सहलाता भी है। लेकिन जब मैं अपने बौद्धिक मित्रों से, जिसमें बहुजन समाज के लोग ही ज़्यादा हैं, मैं बात करता हूँ कि ये 21वीं सदी बाबा साहब की होगी कैसे, उसका रोड मैप क्या होगा, क्या कोई अखिल भारतीय वैश्विक कार्यक्रम है हमारे पास, ठोस रास्ता है? अगर वो है, किसी ने बनाया है, साथी ने, संगठन ने परिश्रम करके, तो वह बुद्धिजीवियों, शिक्षकों, छात्रों और आम जनता के बीच क्यों नहीं है? वो आया क्यों नहीं अब तक? कैसे मालूम पड़ेगा कि हम बाबा साहब की 21वीं सदी की खोज कैसे करेंगे? उस परिकल्पना को जो अभी तक मूर्त नहीं हो पाई है, उसको हम मूर्त कैसे करेंगे? जब भी मैं सामाजिक न्याय की बात करता हूं तो मेरे सामने ये बड़ा प्रश्न आता है, और इस प्रश्न में बहुत कुछ है। इस प्रश्न में जातिवाद की समस्या की भी बात है, जाति व्यवस्था के विकल्प की भी बात है, और भारत में हर प्रकार की सत्ता, चाहे वह राजनीतिक सत्ता हो, धार्मिक सत्ता हो, सामाजिक सत्ता हो, उन सत्ताओं में
बहुजनों की स्थिति क्या होगी? क्या 21वीं सदी में भी वे हाशिए पर रहेंगे और हम हाशिए का समाज उनको कहते रहेंगे? या वो एक षड्यंत्र के तहत सदियों से जो हाशिए के समाज में थे, क्या उनका केंद्र में आने का कोई समय आएगा? अब 21वीं सदी से ज्यादा अच्छा समय तो आ नहीं सकता। तो हाशिए का समाज केंद्र में कैसे आएगा? और केंद्र में आकर के उसका चरित्र कहीं वैसा ही तो नहीं हो जाएगा जो पहले केंद्र में था। तो एक रोड मैप हमें चाहिए, एक गाइड टू एक्शन चाहिए, एक ठोस सुचिंतित दूरदर्शी प्रोग्राम चाहिए। क्योंकि बिना लक्ष्य निर्धारित किए, लक्ष्य में उसको लचीला रखना चाहिए, समय और परिस्थिति के मांग के अनुसार उसमें परिवर्तन की गुंजाइश होनी चाहिए, लेकिन एक मुख्य मार्ग तो होना चाहिए। निसंदेह संविधान के रूप में वो हमारे सामने है, लेकिन उसे जमीनी स्तर पर हम कैसे उतारेंगे, इसकी कमी मैं जब देखता हूं तो महसूस होती है। लोग उत्साह में होते हैं कि सामाजिक परिवर्तन करेंगे, नया समाज बनाएंगे, लेकिन अंततः मैं जो देखता हूं वह चीज ऐसी मालूम पड़ती है कि इसके पीछे एक लालसा, पद का, रसूख का, सत्ता का। ऐसा लगता है कि बहुजन समाज राजनीति में आकर के राजनीति सत्ता की हनक से प्रेम करने लगता है। लेकिन साथियों, हमें हनक नहीं चाहिए, वो मुख्य लक्ष्य नहीं है। हमें तो एक सनक चाहिए, जुनून चाहिए। ये सनक क्या होगी? एक नए समाज के निर्माण का, जो इस भारत के वर्णाश्रम धर्मी सांस्कृतिक परंपरा का विकल्प बन सके। और 21वीं सदी में इसी की खोज, इसी को तैयार करना हमारे लिए बहुत जरूरी है, नितांत आवश्यक है। अच्छा, ये काम करेगा कौन? यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर करेंगे, स्कूलों के शिक्षक करेंगे, राजनीतिक पार्टी करेगी, सांस्कृतिक संस्थान करेंगे, एक्टिविस्ट लोग करेंगे। ये कौन करेगा? भाई देखिए, आत्ममंथन करना चाहिए। और मैंने तो यही देखा है कि राजनीति और राजनीतिक सत्ता, यह बहुजनों को, चाहे दलितों को हो, चाहे पिछड़ों को हो, उसका पूरा अधिकार दिलाने में सफल हुई हो, ये हम नहीं कह सकते हैं। और उत्तर प्रदेश के उदाहरणों से मैं यह बात विशेष रूप से आपके सामने रखना चाहूँगा। देखिए, 25-30 साल पहले राजनीति के क्षितिज पर एक नई शक्ति का उदय हुआ, और वह शक्ति बहुजनों की शक्ति थी। उत्तर प्रदेश में एक नारा आया था, इसकी याद मैं बार बार दिलाता हूं लोगों को। नारा आया था कि मिले मुलायम काशी राम, हवा हो गए जय श्री राम। बात तो बिल्कुल सही थी। उस क्षितिज में जब कांग्रेस और भाजपा का ही शासन था, जब यह सामाजिक न्याय की दावेदारी के साथ राजनीतिक पार्टियां आईं, काशीराम जी और मुलायम मिले,
तो एक नई सामाजिक शक्ति का उदय हुआ सामाजिक न्याय के नाम पर, और सत्ता पलट गई। सत्ता पलटने के बाद सामाजिक न्याय के समर्थकों का शासन आया। उसके बाद क्या घटना घटी बहन मायावती जी के साथ, इनमें दरार क्यों हो गई, ये तमाम चीज़ें हमने देखी। लेकिन बावजूद इसके ये हुआ कि उत्तर प्रदेश, जिसके द्वारा दिल्ली के पीएम की कुर्सी का रास्ता निकलता है, दिल्ली की सरकार का रास्ता निकलता है, उस उत्तर प्रदेश में बहुजनों की ही सरकार कई वर्षों तक रही और मजबूती के साथ रही। लेकिन हुआ क्या, ऐसा लग रहा था कि जैसे अब तो उत्तर प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस का कोई भविष्य ही नहीं है। यहां तो भाई अब रहेगी सरकार तो सपा की ही रहेगी या बसपा की ही रहेगी, यही किंग मेकर रहेंगे या किंग रहेंगे, और इनके द्वारा ही उत्तर प्रदेश और दिल्ली की राजनीति नियंत्रित होगी। लेकिन पिछले लोकसभा के चुनाव, विधानसभा के चुनाव ने सबके होश उड़ा दिए, बिल्कुल होश उड़ा दिए। लोकसभा में 70 पार भाजपा, विधानसभा में अभूतपूर्व सफलता भगवा ध्वजधारियों का, और शून्य तक की सीटें लोकसभा में किसी तरह 5 सीटें 2 सीटें बच करके आई। और ये तब हुआ जब कई वर्षों की उहापोह, दुश्मनी, कंफ्यूजन, इनको मिलाते हुए जनता की डिमांड थी कि बहुत लोग चाह रहे थे कि सपा और बसपा में गठबंधन हो जाए और काशीराम जी और मुलायम जी के मिलने के समय का दौर उसी शक्ति के साथ वापस आ जाए। ये आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की शक्ति थी, उसका दौर था। और पिछले लोकसभा चुनाव में हमने देखा, विधानसभा में भी हमने देखा कि कैसे ये शक्तियां आपस में जुटी सामाजिक न्याय की, लेकिन परिणाम बहुत ही निराशाजनक रहा, सिफर रहा। जब माननीय मुलायम जी और काशीराम जी मिले थे तो जय श्री राम हवा हो गए थे, लेकिन उनके प्रतिनिधि के रूप में, उन्हीं शक्तियों के प्रतिनिधि के रूप में जब आदरणीय अखिलेश जी, बहन मायावती जी मिल करके राजनीतिक चुनाव के अखाड़े में आए तो परिणाम लगभग सिफर रहा। स्तब्ध थे सामाजिक न्याय के समर्थक, छात्र, शिक्षक, जनता। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि कभी ऐसा हो गया। और ये सब कुछ 21वीं सदी में घटित हो रहा था, जब बहुजन समाज लगातार पढ़ लिख रहा है, आगे बढ़ रहा है, जागरूक हो रहा है। हम यह मान रहे हैं कि शिक्षा का कॉम्पैरेटिवली, तुलनात्मक रूप से ठीक ठाक प्रचार हो रहा है। लोग पढ़ रहे हैं, लोग जागरूक हो रहे हैं, समझदार हो रहे हैं। ऐसा क्यों हो गया? मैं तो कोई राजनीतिक पंडित हूं नहीं, मैं तो राजनीतिक पंडितों को सुनता हूं। ये सामाजिक न्याय का दावा करने वाली शक्तियां इतनी कमजोर कैसे पड़ गईं, फेल कैसे हो गईं? क्या कारण था? तो जो राजनीतिक पंडित बताते हैं, उन राजनीतिक पंडितों की बातों से जो मैंने समझा वो ये था, पहली बात ये कि
कई जगह में दोनों सपा और बसपा के समर्थकों का वोट एक दूसरे का कन्वर्जन नहीं हुआ, वोट आए नहीं, आरोप प्रत्यारोप दोनों तरफ से चले। और नंबर 2 जो गंभीर बात थी वो बात ये थी कि सपा के समर्थक वोट बैंक के रूप में माने जाते हैं, यादव बिरादरी के हमारे साथी, तो गैर यादव और ठीक बसपा में गैर जाटव और उसकी जैसी जो जाति है, उनका वोट इनको नहीं मिला और ये खिसक करके भगवा पंथी के राजनीतिक रास्ते पर चला गया। जरा रुक करके ठहर करके अगर इस बात में 50% 60% भी सच्चाई है भी, तो जरा हमें सोचना पड़ेगा कि हमारा बहुजन समाज इस तरह से बिखर क्यों गया। जब समाजवादी पार्टी सत्ता में थी तो वो कर क्या रही थी, जब बहुजन समाज पार्टी सत्ता में थी तो वो कर क्या रही थी, क्यों ऐसा हो गया, गैर यादव समाजवादी पार्टी से क्यों छिटक गए, गैर जाटव भाई क्यों चले गए, भटक गए। हमने देखा कि राजभर ओबीसी में अलग एक दल के रूप में आए, हमारे कुर्मी भाई बहन उनकी अलग पार्टियां बन गई। ऐसे ही बसपा में पासी कोरी ये भटक गए, ये छिटक गए। भाई क्यों ऐसा हुआ? तो उनमें असंतोष था। लोग यही बताते हैं, जानकार पंडित जो राजनीतिक हैं यही बताते हैं कि उनमें असंतोष था। ये कहानी में सभी आप जानते हैं, लेकिन मैं बताना चाहता हूं, जरूर आपका ध्यान खींचना चाहता हूं कि अगर आप ये सोचते हैं कि राजनीति के माध्यम से आप 21वीं सदी बाबा साहब की बना देंगे तो ये भ्रम है। मैं इसी की ओर इशारा कर रहा हूं, आपके सामने स्थिति को रखना चाहता हूं। राजनीति एक सशक्त माध्यम है, लेकिन वो पूर्ण साध्य नहीं है, उसको एक साधन के रूप में ही रखना पड़ेगा। हमारे यहाँ एक लेखक हैं, वो पत्रकार भी हैं और उनका सीधा संबंध भाजपा और संघ से भी है। वो बीच बीच में हमारे यहाँ मित्रता के नाते आते हैं, और जब भी आते हैं बहुत दिनों के बाद आते हैं, घंटों बात करते हैं। ये जब चुनाव नहीं हुए थे तब ठंडियों की एक बात थी, वो आए थे और बातें हो रही थी, बहुत देर तक बातें हुई और उन्होंने हमसे कहा था कि डॉक्टर साहब, ये जितना आप सोच रहे हैं या आप कह रहे हैं वैसा कुछ होने वाला नहीं है, बहुत बड़ा बदलाव आएगा और ये संघ के लोग गांव-गांव में लगे हुए हैं और वो उस असंतोष को भुनाना चाहते हैं। कई वर्षों से लगे हुए गांव में कार्यकर्ता जाकर के मंडली जमाते हैं, लोगों से संपर्क करते हैं, किसी न किसी बहाने लोगों को जोड़ते हैं और ये काम चल रहा है। उस समय मुझे उनकी बातों पर उतना विश्वास नहीं हुआ, थोड़ा बहुत विश्वास हुआ, लेकिन जब परिणाम आया तो मुझे लगा कि सचमुच ये हो रहा था और ऐसा हुआ भी। भाई हुआ क्या, जब सामाजिक न्याय का दावा करने वाली बहुजन पार्टियां सत्ता में आई तो
सत्ता का परिवर्तन नहीं हुआ मेरे साथियों, मुझे लगता है कि सत्ता का हस्तांतरण हुआ। सत्ता का हस्तांतरण हुआ। परिवर्तन और हस्तांतरण में फर्क है। हस्तांतरण में आकर के आप वही सब काम करने लगे जो उसके पहले कांग्रेस या भाजपा के मंत्री करते थे, अपनी जेबें भरना। जनता वहां कम से कम प्रायोरिटी में रहती है, ये तमाम चीजें। और होता यही है, हुआ यही। मैंने अखिलेश जी की जब सरकार थी, अखबारों में मैंने कई बार देखा सुना, माननीय मुलायम सिंह यादव जी विधायकों की क्लास लगाते थे, धमकाते थे कि मुझे मालूम है तुम लोग क्या काम कर रहे हो, जमीन हड़प रहे हो। थोड़ा बहुत इस सामाजिक न्याय की पार्टी के राजनीतिक लोगों को वामपंथी सरकारों से कुछ सीखना चाहिए था। उनकी अच्छाइयों से भी सीखना चाहिए था, उनकी गलतियों से भी सीखना चाहिए था। ये जब पार्टियां शासन कर रही थी उत्तर प्रदेश में, तो इन लोगों ने कुछ रियायतें, सहूलियतें बहुजन जनता के बीच बांटी, लेकिन स्थायी रूप से वो मजबूत हों शिक्षा में, राजनीति में, आर्थिक जगत में, वो बढ़े, उसके लिए ठोस कार्यक्रम नहीं किए। एक छोटी सी बात की उदाहरण से मैं इस बात को समझाना चाहूँगा कि जैसे पश्चिम बंगाल में या वामपंथी राज्यों में यह हुआ, उन लोगों ने कि जमीन का नेशनलाइजेशन किया। जो भूमिहीन लोग थे उनको कम से कम जितनी हो सकी थोड़ी बहुत जमीन बांटी गई, तो यह उनकी स्थायी संपदा हुई, एक स्थायी सहारा हुआ। ऐसा हमने उत्तर प्रदेश और बिहार में घटित होते हुए नहीं देखा, ना कोई चेष्टा देखी। असल में ये इतनी ताकत के साथ आए, ऐसा लगने लगा था कि जैसे अब उत्तर प्रदेश में इनके अलावे और कुछ हो नहीं सकता है, इनके अलावे और किसी दूसरी राजनीतिक पार्टी का भविष्य नहीं। ये एक निश्चिंत हो गए। और जमीन पर जो बाबा साहब के सपने को या आदरणीय लोहिया जी के सपने को उतारने की बात थी, वह भाषणों में, वह सिद्धांतों में, इन्हीं में रह गए। और परिणाम क्या हुआ? मतलब कि मैं तो इतना शॉक्ड होता हूं, कभी कभी सोचता हूं कि बाबा साहब ने जो पार्टी बनाई थी, राजनीतिक पार्टी, वो राजनीतिक पार्टी आज भाजपा के साथ केंद्रीय सरकार में शामिल है। इससे बड़ी सामाजिक न्याय की यात्रा की विडंबना क्या हो सकती है? ये उदित राज जी का देखिए, कैसे जब भाजपा में, मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, उसमें वो कह रहे थे, पत्रकारों ने सवाल किया कि भाई ये अत्याचार हो रहा दलितों, तो कहते थे कि दलितों पर तो पहले भी अत्याचार होते थे। अभी किस मुंह से वो सामाजिक न्याय की बात करेंगे? मैं उदाहरण दे रहा हूं, व्यक्तिगत मैं किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं चाहता, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि राजनीति और राजनीतिक व्यक्ति बाबा साहब के अंबेडकर के सपनों को पूरा करेंगे। अगर ये विश्वास के साथ आप इस दिशा में काम कर रहे हैं तो आप भ्रमित हैं, ये हो नहीं सकता है, ऐसा मुझे लगता है। उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। भाई काशीराम जी से ही सीखने की जरूरत है।
बहुजन समाज पार्टी सत्ता में आने के पहले काशीराम जी का काम देखिए। पूरे भारत में घूम घूम करके उन्होंने बहुजन समाज के लोगों से मिल करके एक राष्ट्रव्यापी जनाधार समर्थकों का आधार बनाने की कोशिश की। यहाँ लखनऊ में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो काशीराम जी के साथ मिल करके काम किया करते थे, अपनी तनख्वाह का एक हिस्सा दिया करते थे। कहने का मतलब यह है कि पहले आपको एक सामाजिक सांस्कृतिक नवजागरण करना होगा, या दूसरा नवजागरण कह लीजिए या तीसरा नवजागरण कह लीजिए, यह नवजागरण करना पड़ेगा। और मैंने देखा है कि हमारे विश्वविद्यालयों के प्रोफेसर साहब लोग जो दलित और ओबीसी समाज के हैं, वो इस सामाजिक न्याय को ज्यादातर मैंने देखा है एक फैशन के रूप में लेते हैं। बोलना है, भाषण देना है, अपनी छवि चमकानी है, वो लाइमलाइट में कैसे आएंगे। ये बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं मैं, क्योंकि मैंने अपने यहाँ ही देखा है कि इस समाज से बहुत से जुड़े हुए लोग, जब विभाग में ऐसी स्थिति आई कि छात्रों के साथ न्याय नहीं हो रहा था, तो वो उन शक्तियों के साथ थे। और कुर्सी पर बैठा हुआ भी जो हेड है वो दलित समाज का था, लेकिन उसका साथ वो नहीं दे रहे थे, वो वैसे ही शक्तियों के साथ दे रहे थे। कारण क्या था कि पद मिल जाएगा, सहूलियत मिल जाएगी और अहं की भी तुष्टि हो जाएगी। हमारे विश्वविद्यालय में पीएचडी के छात्रों के शोध निदेशक आवंटन की समस्या आई। वो ये रहा था कि मेन विश्वविद्यालय कैंपस में कोई भी एससी या ओबीसी का छात्र स्थान नहीं पा रहा था। हमने और हमारे एक आध साथी ने ये सवाल उठाया कि भाई उनको ऐसा कीजिए कि कम से कम आधे लोग मेरिट से उनको स्थान मिले, लेकिन ऐसी व्यवस्था हो रही थी। वाइस चांसलर ने कहा कि लॉटरी कर दो कागज में निकाल करके। ये देखिए सामाजिक न्याय की स्थिति देखिए। ये जो आज सत्ता में बैठे हैं उन्हीं के वाइस चांसलर साहब थे। लॉटरी कर दीजिए, जिसको जो मिल जाएगा मिल जाएगा, एक मजाक। और इत्तेफाक से उस समय टीचर एसोसिएशन के जो अध्यक्ष थे वो दलित समाज के थे, उनको हम लोगों ने जिताया था। जब हमने बच्चों को भेजा वहां तो उनका जवाब ये था कि भाई हमको वोट सिर्फ दलितों और पिछड़ों ने थोड़ी दिया है। देखिए साथियों, केवल भावावेश, भावावेग, तीव्रता, अति उत्साह से काम नहीं होगा। जमीन पर ठोस काम करना पड़ेगा। क्योंकि मैंने यही महसूस किया है कि सत्ता में और मजबूत जगहों में, पदों में आने वाले हमारे बहुजन समाज के साथी जो उस समाज का मध्यवर्ग बनाते हैं, और आप जानते हैं कि कोई क्रांति हो, सांस्कृतिक आंदोलन हो, समाज को बदलने का काम हो, तो ये पढ़ा लिखा शिक्षित मध्यवर्ग यही अगुवाई करता है, यही पहल करता है, यही आगे आता है। लेकिन मैंने इकोनॉमिक्स बीए में पढ़ा था, तो वहां पढ़ा था कि एक देश गरीब है क्योंकि वह गरीब है।
उसको विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी कहते थे। बाबा साहब जैसे लोगों ने अपनी जिंदगी लगा दी, महात्मा फूले जैसे लोगों ने अपनी जिंदगी लगा दी, पेरियार लड़ई सिंह यादव जैसे लोगों ने, इस हिंदी बेल्ट में अच्युतानंद जैसे व्यक्ति ने काम किया और इस समाज को उस विशियस सर्कल ऑफ ब्राह्मणिज्म से, उस सामंती वर्चस्ववादी संस्कृति से बार बार आगाह किया। लेकिन आप सामाजिक हायरार्की में ऊपर उठने को तैयार हैं, लेकिन इन सामंती और ब्राह्मणिकल मूल्यों को छोड़ने को तैयार नहीं। ये इस दृष्टि से बहुत ही भयानक विडंबनात्मक स्थिति है। कई साथी जो ओबीसी में आते हैं लेकिन यादव नहीं है, कॉलेजों में पढ़ाते हैं, आसपास मित्र हैं, संबंध है, पूछता हूँ, बातें होती हैं कि भाई ये कुर्मी समाज के लोग, ये विश्वकर्मा समाज के लोग, ये राजभर समाज के लोग, आदि आदि, ऐसे ऐसे ये क्यों कि नहीं आना चाहते, सपा के समर्थन में नहीं आना चाहते, बसपा के समर्थन में नहीं आना चाहते। एक तो हमारे कुर्मी जाति के, माफ कीजिएगा, मतलब बताने के लिए ले रहा, जाति का नाम लेना नहीं चाहिए, उन्होंने ये कहा कि एक बिंद भी थे, उन्होंने कहा कि कहीं भी वोट डाल देंगे लेकिन इनको नहीं डालेंगे। ये पढ़े लिखे कॉलेज में पढ़ाने वाले लोग हैं, शिक्षक हैं, बुद्धिजीवी हैं, ठीक ठाक पढ़ाई की है, और इसमें ऐसी प्रतिक्रिया का भाव। ये जब अपने समाज में जाते हैं तो पढ़े लिखे हैं, उनसे जुड़ते हैं, इनका संदेश, इनका प्रभाव वहां पड़ता ही पड़ता है। तो ये कैसे होगा? मैंने कहा था कि जब आप सत्ता में थे तो आपने सत्ता का सिर्फ हस्तांतरण किया था, आपने सत्ता का परिवर्तन नहीं किया था, सत्ता का चरित्र नहीं बदला था। सत्ता का चरित्र बदलने की जरूरत है सामाजिक न्याय के लिए, 21वीं सदी को बाबा साहब अंबेडकर की बनाने के लिए। और मुझे लगता है कि काशीराम जी का ही उदाहरण मैंने जो आपको दिया था कि देखिए, बसपा एक राजनीतिक पार्टी बनने के पहले उन्होंने कितना काम किया। आज मैं अपने प्रोफेसर साथियों और पदों पर बैठे हुए मित्रों को देखता हूं तो कोई प्रवक्ता बन जाना चाहता है, कोई पुरस्कारों की होड़ में है, कोई वाइस चांसलर बन जाना चाहता है, लेकिन जमीन पर जाकर के काम कौन करेगा, उसकी पृष्ठभूमि कौन तैयार करेगा? तो अखिल भारतीय, मैंने कहा आप दूसरा नवजागरण कहें, तीसरा नवजागरण कह रहे हैं, दूसरी धारा कहें, वैकल्पिक धारा कहें, तीसरा नवजागरण कहें, जो भी कहें, 21वीं सदी में ये नवजागरण, सांस्कृतिक शैक्षिक आंदोलन, ये जो विशियस सर्कल ऑफ ब्राह्मणिज्म है, इसका जो चरित्र है, ब्राह्मणिज्म को सिर्फ ब्राह्मण जाति से जोड़कर ना देखिए, प्रवृत्ति से जोड़ के देखिए, जो एक वर्चस्ववादी प्रवृत्ति है, जो एक पुरुष सत्ताक समाज है, पुंसवादी प्रवृत्ति है, वो वहां ताक लगाकर बैठा है। तो मैंने जो उत्तर प्रदेश की स्थिति से सीखा, यहाँ जो मित्रों से मैं बात करता हूं, तो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का जो एक उभार हुआ था, बाद में वही आइडेंटिटी का आपस में क्लैश हुआ। ये क्लैश करवाया गया और कुछ आइडेंटिटी पॉलिटिक्स करने वालों के घनघोर
मोहवादी राजनीति के कारण, पक्षपातपूर्ण राजनीति के कारण घटित भी हुआ। तो जो आइडेंटिटी सामंती, ब्राह्मणवादी, वर्चस्ववादी, पूंजीवादी, शोषक, इनके खिलाफ पूरे बहुजनों को, दलित पिछड़ों को एक करने वाला था, वहां आइडेंटिटी बट गई। भाई यादव की आइडेंटिटी कुर्मी की आइडेंटिटी, भाई जाटव की आइडेंटिटी तो पासी की आइडेंटिटी, कोरी की आइडेंटिटी, राजभर की आइडेंटिटी। अब यहाँ उत्तर प्रदेश में कुछ महीने पहले, ये कोरोना काल के पहले, एक विवाद उठा था कि राजा सुहेल देव पासियों के राजा हैं कि राजभरों के राजा हैं। अब देखिए, अब भाई क्या हो जाएगा कि वो राजभरों के राजा थे, और क्या हो जाएगा कि वो पासियों के राजा थे। ये समझने की जरूरत थी कि वो पासी हो चाहे राजभर हो, उन्होंने किसके खिलाफ लड़ाई की और किसके लिए की। हम ये समझने को तैयार नहीं है। ये लखनऊ में रैली हो रही है, राजभर समाज के लोग सुहेल देव के नाम पर रैली कर रहे हैं, तो कोई और रैली कर रहा है। राजनीतिक पार्टियां फूट डालने का और काम करती हैं। पासी समाज, कोरी समाज, पूर्ण समाज, ऐसे ही जातियों के संघ महासंघ बन रहे हैं। तो आइडेंटिटी एक ब्राह्मणवाद या मनुवाद के खिलाफ बहुजन समाज को खड़ा करने का एक जरिया है, लेकिन एक सीमा तक। जैसे ही चेतना यह जग जाए कि हाँ हम दलित हैं, हम पिछड़े हैं, हम शोषित हैं, उस दलित शोषित पिछड़े की चेतना जगते है कि इसका कारण कौन है, भाग्य ईश्वर नहीं है, इसका कारण इसी धरती पर बैठा हुआ भाग्य विधाता है। उसके खिलाफ, उसकी संस्कृति और सोच के खिलाफ हमको एकजुट होना है। यह जागरूकता आने के साथ ही हमें अस्मिताओं को छोड़ करके शोषण के आधार पर, शोषित होने के आधार पर एक हो जाना चाहिए था। लेकिन दिक्कत ये हुई कि हमने उस आइडेंटिटी को अपने गले में पट्टे की तरह डाल लिया, हम उसको छोड़ते नहीं हैं। तो भाई यादव की अगर हो सकती है आइडेंटिटी, तो कुर्मियों की क्यों नहीं हो सकती है, तो पासियों की क्यों नहीं हो सकती है। एक अनुभव सुनाता हूँ। कुछ साल पहले यहाँ एक अलग दुनिया नाम की संस्था ने 3 दिवसीय दलित महोत्सव किया था। उसमें लगभग जो भी जाने माने लोग थे, जैसे आदरणीय तुलसी राम जी, जयप्रकाश लीलवान जी जो अब स्वर्गवासी हो गए हैं, वो मलखान सिंह जी जो स्वर्गवासी हो गए हैं, सूरज बड़त्या, न माने बहुत सारे लोग आए थे। और सौभाग्य से उसका संचालन, मेन जो मुख्य समापन का था, उसको मुझे करना था। तो वहाँ एक प्रस्ताव पारित हो रहा था, और प्रस्ताव में यह बात आई कि मतलब कि झगड़ा ये हो गया, वहाँ दलित करके की बात आ रही थी प्रस्ताव, लेकिन वहाँ कुछ लोगों ने खड़ा होकर कहा कि नहीं, महादलितों के लिए अलग आप प्रस्ताव बनाइए, महादलितों की अलग आइडेंटिटी की बात करिए। तो मैं तो बिल्कुल चकरा गया, वहां लोग भी चकरा गए। मतलब दलित ही नहीं है, महादलित हैं, ये बकायदे प्रस्ताव में था। ऐसे पिछड़ा ही नहीं, अति पिछड़ा है भाई। जो ओबीसी की मजबूत जातियां हैं, जो दलितों की मजबूत जातियां हैं, वो ओबीसी की कमजोर और दलितों की कमजोर जातियों पर वैसे ही बॉसिंग करने लगी जैसे कि मनुवादी जातियां करती थीं। तो आपने सत्ता का हस्तांतरण किया, परिवर्तन नहीं किया। आप वैकल्पिक व्यवस्था पर नहीं आ रहे। आपको बड़ा भाई बनना था, उसका रक्षक बनना था।
मैं बहुत ईमानदारी से कहता हूं कि ये सोचने की बात है कि ओबीसी या जो अन्य जातियां हैं, बड़ी जातियां दलितों की, उसके प्रति स्वयं पिछड़ी और दलित जातियों में विश्वास का भाव क्यों नहीं है, असुरक्षा का भाव क्यों है। देखिए, हम तो हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं, दो एक बातें हिंदी साहित्य से भी इस ओर इशारा करना चाहेंगे कि जैसे आप लोगों ने ओम प्रकाश वाल्मीकि का नाम सुना होगा। आदरणीय वाल्मीकि जी अव्वल दर्जे के कहानीकार और कवि थे। अब उन्होंने एक कहानी शव यात्रा लिख दी। अब जवाब देते लोगों को नहीं बनता है, शव यात्रा क्यों लिख दी। उनका विरोध किया गया, नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है, उन्होंने वैसे ही बना दिया, ऐसा किया वैसा किया। लेकिन ये सच्चाई है। आप देखिए, इसी तरह से मैंने सूरजपाल चौहान के कई आत्मकथ्य कहीं देखे। उन्होंने ये बताया कि भाई हमारे यहाँ दलित लेखकों का एक सम्मेलन जैसा था, बहुत सारे लोग आए थे, लेकिन जैसे ही मेरी जाति जानी वैसे बिना पानी पिए लोग, ये सब लिखित है। तो मोहनदास नेमी सर आए हैं, उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा हुआ है। जैसे वाल्मीकि जी ने जूठन लिखा है, तो उन्होंने कहा कि अरे सवर्ण जातियां ही जूठन के लिए दलित जातियों को दुरदुराती नहीं है, बल्कि हमने भी, हमारे समाज में भी जो हमसे कमतर जातियां हैं, उन कमतर जातियों को हम वैसे ही वो चिरौरी करते हैं, खुशामत करते हैं, और हम भी उनको खाना देने में वैसे दुरदुराते हैं, वही सामंती। अब ये देख लीजिए, आप क्या बुद्ध के रास्ते में हैं? जिन आधारों पर आप मनुवादियों को कोसते हैं, हमें आज अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए कि हमने उन सांस्कृतिक कुरीतियों को त्यागने में कितना पहल किया है, कितना हम काम करते हैं। इसीलिए हमने कहा था कि विशियस सर्कल ऑफ ब्राह्मणिज्म, ब्राह्मणवाद का दुष्चक्र, ये सबकी खोपड़ी पर, दिल पर, दिमाग पर बैठा हुआ है। हमने उत्पीड़ित जातियों, इस आइडेंटिटी पॉलिटिक्स या इसके द्वारा हमने उत्पीड़ित जातियों का समूह बनाया, जबकि हमें उत्पीड़ित जातियों का वर्ग बनाना चाहिए। ये समूह कैसा है? इसमें सभी जातियां एक अम्ब्रेला के नीचे आई, लेकिन अब उनका अब अलग अलग रंग बना रहा। हाँ, मैं यादव हूँ, मैं कुर्मी हूँ, मैं पासी हूँ, मैं राजभर हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं लोध हूँ। ये सब एक छतरी के नीचे आए, लेकिन अपनी अपनी अलग अलग आइडेंटिटी के रूप में आए। तो ये समूह थे, हमने वर्ग नहीं बनाया। वर्ग बनता तो कैसा होता? केमिस्ट्री के यौगिक मिश्रण की तरह होता। ये यौगिक मिश्रण क्या है? इस यौगिक मिश्रण में अलग अलग कंपोनेंट अपनी खासियत के साथ आते हैं, लेकिन जब यौगिक क्रिया होती है तो उनकी आइडेंटिटी, उनकी प्रॉपर्टीज खत्म हो जाती है, नई प्रॉपर्टी पैदा होती है, और वो नया जो द्रव्य बनता है, वह नया द्रव्य बिल्कुल आपके लिए अलग होता है। उसमें सब कुछ एक हो जाता है, मिल करके एक एमालगम बन जाता है, जिसमें एक दूसरे को अलग करना मुश्किल है। हमें उत्पीड़ित जातियों का एक वर्ग बनाना पड़ेगा, जिसमें हमारी ये उपजातीय जो पहचान है, ये बिल्कुल खत्म तो अभी नहीं होगी, लेकिन जितना कम होंगी वो उतना ही अच्छा होगा।
और तभी हम बाबा साहब के 21वीं सदी को बाबा साहब का बनाने में सफल हो सकते हैं, या उस रास्ते पर चल सकते हैं, या उसका एक रोड मैप बना सकते हैं। सिर्फ इतना करके छोड़ने से नहीं होगा। अभी मैं कल एक वेबिनार में था, तो वहां एक बात आई कि सभी, हमारा भारतीय समाज मर्यादा पुरुषोत्तम चाहता है। हमने कहा हाँ भाई, मर्यादा पुरुषोत्तम तो चाहिए समाज को, लेकिन कौन सा मर्यादा पुरुषोत्तम चाहिए? क्या त्रेता समाज, त्रेता युग का मर्यादा पुरुषोत्तम चाहिए? वो मर्यादा पुरुषोत्तम क्या होगा? आज वो मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं हो सकते, आज वो प्रासंगिक नहीं है। हमें नई मर्यादाएं बनानी होंगी, हमें नया मर्यादा पुरुषोत्तम बनाना होगा। इत्तेफाक से हमारे पास वो मर्यादाएं बहुत कुछ है, और मर्यादा पुरुषोत्तम का एक रूप भी है। वो मर्यादा या आदर्श की पुस्तक हमारा संविधान है। और आप चाहे तो कह सकते हैं, मैं तो कहता हूं कि 21वीं सदी का आधुनिक भारत का मर्यादा पुरुषोत्तम बाबा भीमराव अंबेडकर प्रभृति महापुरुष हैं। वो संविधान पुरुष ही इस नई सदी की मर्यादा, आपको वो ग्रहण करना पड़ेगा आत्मा से। सिर्फ आप इसलिए आंदोलन करेंगे कि हमें हेड की कुर्सी मिल जाए, हमें वाइस चांसलरशिप मिल जाए, लेकिन उस कुर्सी पर बैठ करके अगर आप वही सब करते रहे जो परंपरा में वहां उस इंस्टीट्यूशन में होता है, तो वो सिर्फ हस्तांतरण हुआ ना, परिवर्तन तो नहीं हुआ। और वो बाबा साहब के फोटो लगा देने से, कह देने से कुछ तो नहीं हो जाता। जब हम कहते हैं जय संविधान, जय विज्ञान, तो कहते बने कि अपने आत्मा और चरित्र में उतारते हैं। अभी हमारे यहां एक उदाहरण देता हूं कि पीएचडी का कोर्स वर्क हुआ, एक दलित बच्चा जो है उसका अटेंडेंस 0 था। तो हेड ने कहा कि भाई इसका क्या किया जाए? हमने कहा नियमतः और भी लोग जो 0 हैं उनके साथ इनको रोक दिया जाए। अब एक प्रोफेसर साहब जो दलित हैं, उन्होंने गलत तरीके से उसको परीक्षा में बैठा दिया और वो चला गया। तो उनको लगा कि मैंने अपनी जाति के लिए बहुत अच्छा काम किया। उसका एडमिशन कैंसिल नहीं होता, वो बाद से उसको ज्यादा से ज्यादा कोर्स वर्क करना पड़ता। लेकिन आपने जो किया वो संवैधानिक नहीं है। अगर कुर्सी पर बैठ करके आप भी संविधान की धज्जियां उड़ाएंगे, तो आप जो कुछ भी करेंगे, वैकल्पिक संस्कृति इस देश में पैदा नहीं कर पाएंगे, मेरे विचार से। यह वैकल्पिक संस्कृति बहुत जरूरी है। मैं यह चाहता हूं कि सामाजिक न्याय, सामाजिक अन्याय के तो उदाहरण भरे पड़े हैं। सब कुछ संविधान के दायरे में, कानून के दायरे में ही तो हो रहा है। अब आप देखिए उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षकों की जो भर्ती हुई, कोर्ट से उसको रोक दिया गया। तो क्या हो रहा है इसमें?
ये आरक्षित वर्ग के लोगों के साथ उनको मेरिट होते हुए भी जनरल कोटे में वो ना जा पाए, जनरल की सीट ना ले पाए, यह सब कुछ किया जा रहा है, प्रयत्न किया जा रहा है। यहां मैंने देखा है, शुरू से विश्वविद्यालयों में देखा है कि मेरिटोरियस पिछड़ा और दलित वह जनरल कोटे में ना आ जाए। हमारी पत्नी प्रोफेसर हैं, वो कई सिलेक्शन कमेटियों में या एसएससी की हुआ करती थी, उसमें वो जाती रही है और उन्होंने बताया कि वहां अक्सर मेजॉरिटी से इसी तरह से फैसले लिए जाते हैं। आप बोलते रहें कि अरे इसका तो कोटा में हो जाएगा, ये तेज है ही, इसका तो हो ही जाएगा कोटा में, इसको नंबर देकर के क्या होगा। जया दरेज का नाम आप लोगों ने जरूर सुना होगा। ये मनरेगा और तमाम चीजों में अमर्त्य सेन के साथ किताबें लिख चुके हैं। जया दरेज का जो अध्ययन है, वो जब इलाहाबाद में विजिटिंग प्रोफेसर थे, उन्होंने इलाहाबाद मंडल का सर्वे किया, हिंदुस्तान में आर्टिकल आया था उनकी और किताब में भी है। वहां उन्होंने पूरा सर्वे करके देखा कि सरकारी और गैर सरकारी ये जितनी भी नौकरियां हैं, इन नौकरियों में 90% से ज्यादा, लगभग 2 जातियों का वर्चस्व है, ब्राह्मण और कायस्थ, बाकी में सब हैं। ये तब स्थिति है जब पूरा निजीकरण नहीं हुआ। लेकिन ये जो गुजरात मॉडल के नाम पर ठेकेदारी मॉडल जो लाया जा रहा है, हमने अभी सुना कि हमारे विश्वविद्यालय में बात ऐसी हो रही है, कुछ अपॉइंटमेंट भी हुए हैं कि अब जो परमानेंट पोस्ट होंगे उनके स्थान पर कॉन्टेक्चुअल पोस्ट आएंगे। एक बात और बताना चाहूंगा, देखिए सामाजिक अन्याय का क्या परिदृश्य 21वीं सदी में। आप जानते हैं कि सरकारी कॉलेजेस तो खुल नहीं रहे हैं, सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेस, वित्त पोषित कॉलेजेस जो स्ववित्त पोषित हैं, धड़ाधड़ खुल रहे हैं। अब इसमें अपॉइंटमेंट होते हैं, तो इसमें जो मैनेजर होता है, जिस जाति का होता है, जिस वर्ग का होता है, वो अर्हता पूरा करने वाले, कम से कम अर्हता रखने वाले व्यक्ति को ले आता है और आकर के अपॉइंट कर देता है शिक्षक। हम ही शिक्षक जाते हैं यूनिवर्सिटी के, देखते हैं कि हाँ ये है, लेकिन वहां कहीं भी आरक्षण का प्रावधान नहीं है। अब ऐसे ही चलेगी नौकरियां तो आरक्षण हो कहां रहा है? न दलितों को जगह मिल रही है और न पिछड़ों को जगह। पढ़े लिखे बेकार हैं, जिनका सोर्स है, पौवा है, कहीं अपने लोग बैठे हैं, वहीं हो रहा है। तो एक पत्र तत्कालीन रामनाईक जी महामहिम राज्यपाल थे, उनके पास एक पत्र पहुंचाया गया, आवेदन पहुंचाया गया कि सेल्फ फाइनेंस कॉलेजों का जो पद है उसका पूल तैयार किया जाए, वो अकेले अकेले इंडिविजुअल ना भरा जाए, पूल बना करके उसमें आरक्षण लागू किया जाए और किस कॉलेज में कितने आरक्षण के लोग जाएंगे और कितने उसके लोग जाएंगे, उसमें आप एक प्रावधान कीजिए, क्योंकि आगे जब ऐसी व्यवस्था होने वाली है तो इसका होगा क्या। इतना तक पता चला कि वो वहां रिसीव हो गया है, वहां है, लेकिन उस पर न तो कोई विचार हुआ, न कोई प्रक्रिया आगे बढ़ी। और हम फेसबुक में देख रहे हैं कि भाई हमारे दलित बुद्धिजीवी लड़ रहे हैं कि सहानुभूति का साहित्य क्या होगा, स्वानुभूति का साहित्य क्या होगा। अभी तक घड़ी की सुई वहीं तक अटकी हुई है। जमीनी तौर पर बहुत सारी बातें हैं, समस्याएं हैं, जहां जो लोग पहुंच गए हैं उन जगहों तक, वहां उनको अपना मिशनरी कैरेक्टर दिखाना चाहिए, दिखाना होगा, लड़ना होगा, सामने आना होगा। केवल बोलने से बात नहीं बनती है, कहने भर से बात नहीं बनती है, फोटो खींचकर फेसबुक में डाल देने से बात नहीं बनती है, ठोस कहना पड़ेगा। आप रोड मैप तैयार करिए, आप बुद्धिजीवी हैं, विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं,
आप वकील हैं, आप पत्रकार हैं, आप लेखक हैं, आप कवि हैं, आप सोचिए कि बहुजनों की सांस्कृतिक एकता कैसे स्थापित होगी। और जिस दिन बहुजनों की सांस्कृतिक एकता स्थापित हो जाएगी, आपका रास्ता कौन रोकेगा? कौन रोक सकता है? लेकिन ये रास्ता मूलतः शिक्षा और संस्कृति के द्वारा ही होगा, सामाजिक आंदोलन नवजागरण के द्वारा होगा। राजनीति उसमें सहायक हो सकती है। राजनीति के पीठ पर सिर्फ आप चल करके, मेरे ख्याल से, मेरे सोच से, आप उस रास्ते को, राजनीतिक व्यक्ति जो, बांग्ला में एक कहावत है, जे लंका से ही रावण, जो लंका में वही रावण है। इससे ज्यादा मैं क्या कहूं? वो प्रिटेंस करते हैं कि हम आपके हैं, कैसे हैं। तो उस दलित समाज को, पिछड़ा समाज को सशक्त करना पड़ेगा। बाबा साहब ने जो संविधान दिया है वो केवल कानून की किताब मात्र नहीं है, उसको ठीक से पढ़िए। वो पूरे भारत की आधुनिकता का रोड मैप है। दीपांकर गुप्ता जैसे समाजशास्त्री लिखते हैं कि भारत क्या है? भारत जो है एक भ्रमित मिस्टेकन मॉडर्निटी के दौर से गुजर रहा है। यहां मॉडर्निटी आई नहीं है, मिस्टेकन मॉडर्निटी है। हम बेईमान हैं, हम पैसे का प्रदर्शन करते हैं, हम शक्ति का प्रदर्शन करते हैं, हम बैकडोर से अपने सोर्सेस के माध्यम से कानून तोड़ करके अपना काम करते हैं, शिक्षक क्लास सही से नहीं लेते हैं, हम में इंडिविजुअल की डिग्निटी का ख्याल नहीं है, हम स्त्रियों का सम्मान नहीं करते हैं, हम इक्वालिटी प्रैक्टिस नहीं करते, तो हम मॉडर्न कैसे हैं? हम आधुनिक कैसे हैं? बाबा साहब के संविधान की जो आत्मा है, स्पिरिट है, वह मॉडर्न इंडिया का रोड मैप है, उसकी परिकल्पना है। हमको उसको केवल पढ़ करके इंटेलेक्चुअल भाषण देने के लिए नहीं है, उसको अपने जीवन में उतारने की जरूरत है। और ये निचले स्तर तक बदलने की जरूरत है। हमको दूसरी परंपरा नहीं चाहिए, हमको वैकल्पिक व्यवस्था और परंपरा चाहिए। यही कर सकता है। जाति व्यवस्था से लेकर के ये तमाम चीजों का जो विकल्प है वह है आधुनिक लोकतांत्रिक मानव। आधुनिक लोकतांत्रिक मानव। और आधुनिक लोकतांत्रिक मानव कहां से बनेगा? हमने कहा था कि संविधान पुरुष 21वीं सदी का मर्यादा पुरुषोत्तम भीमराव अंबेडकर के रास्ते पर चलकर मिलेगा। एक मुकम्मल मनुष्य। इसमें जो कमी है उन कमियों को हम और भी जगह से पूरा कर लें। क्षुद्र स्वार्थ, पद का लोभ, पावर की हनक का लालच हमारे बहुजन समाज के बुद्धिजीवियों और उसको छोड़ना पड़ेगा। सामाजिक अन्याय का तो ये आलम है कि देश की 70 साल की आजादी के बाद जेएनयू से एक महिला प्रोफेसर सोनझरिया मिंज जी पहली बार वाइस चांसलर बनती है। आप बनती भी कहाँ है? झारखंड प्रदेश में बनती हैं। अरे एक झारखंड, एक आदिवासी प्रदेश ने अगर एक आदिवासी प्रोफेसर को इतने सालों के बाद प्रोफेसर वाइस चांसलर बना दिया तो क्या हासिल होता है? वो अगर जिसको हम सामान्य भारत कहते हैं वहां होती, नहीं बन पा रही अपनी सारी योग्यताओं के, ये हालत है। और शासन सत्ता पर बैठे हुए मगरमच्छी भाषण देने वाले लोग यही कहते हैं कि भाई हम तो दलितों के लिए सब कुछ कुर्बान कर देंगे, हम तो बहुजनों के लिए, पिछड़ों के लिए, गरीबों के लिए। आपने देखा अभी कोरोना संकट काल, ये पूरा जो कोरोना संकट काल है इसने भारत और इंडिया के फर्क को सामने रख दिया। इस सड़क पर चलने वाले लोग कौन थे? सब जानते हैं कि ये जो सड़क पर फटे हाल, भूखे मरते, प्रसव हो जा रहा है, बच्चा मर जा रहा, मां मर जा रही है, तमाम। और सामाजिक न्याय के चैंपियंस, ये राजनीतिक सत्ता का भोग और मलाई काट चुके लोग,
बैठे रहे। जब सोनू सूद जैसा एक्टर बस दे सकता है, अरे आप खाना और बस नहीं दे सकते? किस गुफा गे में बैठे हुए हैं? ट्विटर ट्विटर भूमिपुत्र के पुत्र ट्विटर पुत्र हो गए। चुप्पी। भाई आपने जरूर कुछ ऐसा किया कि आपको चुप रहने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है, उसका खामियाजा दलित और पिछड़ा समाज भोग रहा है। वामपंथी पार्टियों का भी वही हसर है। देखिए, राहुल गांधी चले गए मजदूरों से बात करने, अपने सीताराम येचुरी और कोई भी बड़ा कॉमरेड पोलित ब्यूरो का सदस्य हालचाल लेने नहीं पहुंच रहा है। ये सभी सामाजिक न्याय के नाम पर ही सत्ता में आए। लेकिन जब जरूरत है, अब जब सड़क पर लोग कीड़े मकोड़े की तरह चल रहे हैं, मर रहे हैं, उस समय आप तो जब सबसे ज्यादा जरूरत आपको, आपकी जनता को आपकी है, तब आप कहीं परिदृश्य में दिखाई नहीं दे रहे हैं। जमीन पर उतरना होगा, सड़क पर आना होगा, या अपने बंगले में बैठ कर ही सामाजिक न्याय हो जाएगा। इसलिए मेरा सारा विश्वास नौजवान छात्रों पर है। जो भी ओबीसी और दलित नौजवान छात्र मेरे साथ जुड़े हैं, कई ओबीसी के छात्र हमारे हैं, यादव बिरादरी के हैं। मैंने कहा तुम लोग पढ़ लिख के गांव गांव में जाओ, जिस समाज में हो वहां चेतना फैलाओ। तो एक आधुनिक मानव की परिकल्पना करते हुए इस पूरे मनुवादी व्यवस्था का विकल्प बाबा साहब अंबेडकर के बताए हुए संविधान के द्वारा निर्मित एक लोकतांत्रिक आधुनिक मनुष्य होगा, ऐसी परिकल्पना करते हुए हमें सांस्कृतिक नवजागरण करना पड़ेगा। और इसमें सबसे बड़ी भूमिका कलाकारों की है, शिक्षकों की है, प्रोफेसरों की है, लेखकों की है, पत्रकारों की है, कार्यकर्ताओं की है, गांव गांव शहर शहर में जहां है, और सारे मतभेद भुलाते हुए एक ऐसा संगठन तैयार करना पड़ेगा जो वो रोड मैप तैयार करे कि 21वीं सदी बाबा साहब अंबेडकर की किस तरह से बनाई जा सकती है। मैं बहुत छोटा आदमी हूं, मैं कोई बहुत सलाह नहीं दे सकता, साथ दे सकता हूं। प्रतिभा की दलित और पिछड़े समाज में कोई कमी नहीं है। एक से एक ज्ञानी और प्रतिभावान व्यक्ति हैं जो ईमानदारी पर उतर आए और ईमानदारी से सोचें, इस कलुषित स्वार्थ की राजनीति को छोड़कर, तो बहुत कुछ हो सकता है। ऐसे संगठन, भारत पिछड़ा शोषित संगठन, ऐसे संगठन इस दिशा में आगे आकर के एक नया नवजागरण कर सकते हैं और इस 21वीं सदी को बाबा साहब अम्बेडकर की बना सकते हैं। इसकी बहुत जरूरत है, इसी की जरूरत है। मुझे लगता है कि जो जरूरी बातें कहनी थी मैंने कह दी। कहने को तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन जो सार था मैंने कह दिया। आप लोगों ने मुझको सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ बता रहे थे कि प्रश्न वगैरह कुछ पूछना हो तो आप कमेंट में दे सकते हैं। कुछ मैं उतना टेक्निकली उतना वो साउंड नहीं हूँ, लेकिन देखूंगा, अगर आप चाहते हो तो बातचीत आगे बढ़ाई जा सकती है।
हेलो, आयोजक बंधु क्या करना है आगे निर्देश करें। मुझे कोई प्रश्न तो दिख नहीं रहा है जिस पर बात की जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे अवसर दिया, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। आपने बहुत धैर्य से मुझे सुना, इसके लिए भी बहुत बहुत आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।